हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th वसंत भाग 2 से चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये पाठ जो है लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में उन्होंने नदियों के बारे में क्या क्या बताया है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर में क्या है। चैप्टर क्या है, आपके चैप्टर का शीर्षक है हिमालय की बेटियां। तो यहाँ पर बेटियों का संबंध किससे बताया गया है? नदियों से। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उनको बेटियां कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका एक्सप्लेनेशन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि पहले तो मैंने उन्हें क्या था, अभी तक जो था मैंने उन्हें बहुत दूर से देखा था। तो कैसी लगती थी कि बहुत शांत, गंभीर टाइप से लगती थी और अपने आप में कैसी लगती थी, थोड़ी खोई खोई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मतलब एक जो महिला होती है शांत स्वभाव की, उसकी तरह वो भांति मतलब उसी प्रकार से वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो नदियों के प्रति उनके मन में क्या था? श्रद्धा और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो जैसे हमारी माँ, दादी, मौसी, मामी होती है, हम उनकी गोदियों में बैठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, प्यार का अनुभव महसूस होता है। तो उसी प्रकार जो था जब लेखक जो है नदी में जाते थे, डुबकियाँ लगाते थे, तो उन्हें कैसा महसूस होता था? उतना ही जैसे माँ और दादी की गोद में स्नेह मिलता था, वैसे ही उन्हें उन नदियों में भी स्नेह मिलता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन जब वो इस बार जो है हिमालय के ऊपर चढ़े, हिमालय के कंधे पर मतलब हिमालय की चोटी पर जब वो चढ़े, तो उन्हें इन नदियों का कुछ अलग ही रूप उन्हें दिखाई दिया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतारकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो वो इस बात से हैरान थे कि जब वो हिमालय की चोटियों से निकलती हैं तो बहुत दुबली पतली प्रतीत होती हैं, और जो विशाल का है मतलब समतल मैदान है वहाँ पर कैसी दिखती हैं? आप देखते रहो तो दूर दूर तक उनका छोर ही नहीं दिखाई देता है, इतनी बड़ी दिखाई देती हैं वो। इनका उछलना और कूदना खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। जैसे नदियों में जैसे हिमालय से जब वो नीचे उतरती हैं तो हिमालय की चोटियाँ कैसी होती हैं? ऊपर नीचे होती हैं। तो जब वो उसमें से नीचे उतरती हैं तो वो गिरने की, उनके पानी गिरने की आवाज़ें आती हैं, मतलब उछलती कूदती हैं। लेकिन जब वो समतल मैदान में पहुँचती है तो बिल्कुल कैसी दिखती हैं? शांत दिखती हैं, उनमें कोई प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी फूल की कली को देखते हैं तब भी उनका इतना ध्यान नहीं जाता है जितना मतलब उनको ये नदियों को देखकर, उनकी बाल लीला को देखकर वो खुश हो रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? ये वह कौन लक्ष्य है जिसमें इन्हें बेचैन कर रखा है? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो कहाँ तक बहती हुई जा रही हैं, कौन सा ऐसा लक्ष्य उनका है जो मतलब जहाँ तक वो पहुँचना चाहती हैं, पहुँचने के लिए बेचैन हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हमारा जो लक्ष्य है, जैसे अब हम घर में से निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? स्कूल जाना। या मार्केट जा रहे हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होगा? मार्केट जाना होगा। तो अपने
महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं महान पिता यहाँ पे कौन है, यहाँ पे महान पिता से लेखक का अभिप्राय है, सॉरी हिमालय का अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि वो अपने पिता का हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर मतलब अतृप्त हैं, मतलब उनकी प्यास नहीं बुझ रही है प्रेम की, तो उनकी ये प्यास कौन मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, वंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार के जो जंगलों में पहुंचकर भी शायद इन नदियों को क्या होता है, अपनी बीती बातें जो है क्या होती हैं, याद आ जाती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी ही नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। आप उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है ये जो नदियाँ हैं बिल्कुल शांत रहती हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं सिंधु और जब ब्रह्मपुत्र का नाम आता है तो जितनी भी ये सब नदियाँ हैं ये सब उनके आँखों के सामने आने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं जो है वो कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हिमालय के पिघले हुए दिल की मतलब उनकी एक एक बूंद जो इकट्ठा होकर वो जो है इन नदियों को कहाँ प्रभावित होती जा रही हैं, ये समुद्र में प्रभावित होती जा रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो समुद्र कितना भाग्यशाली होगा कि जिस उसे जो है ये दोनों बेटियों का मतलब दोनों बेटियाँ मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो मिलता होगा। वो कितनी भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली समुद्र है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। जैसे हम लोगों ने अगर उन्हें जो है समतल स्थानों पर ही देखा है तो हम नहीं जानते ना कि वो हिमालय से कैसे आती हैं, वो किस प्रकार से अटखेलियाँ करती हुई आती हैं, तो वो हम उसके बारे में नहीं जानते। हम तो बस देखते हैं कि नदियाँ कैसे होती हैं, शांत होती हैं। तो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को और समुद्र को उसका दामाद करने में कोई भी झिझक नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ियों में हिमालय से जब ये नदियाँ निकलती हैं तो वो उनको बहुत ही अच्छी लगती थी। तो ऐसा लगता है कि कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर वो लेखक कहते हैं कि हिमालय को उन्होंने क्या कह दिया है, हिमालय को उन्होंने नदियों का ससुर और समुद्र को उनका क्या कह दिया है, दामाद कह दिया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वो प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर जो है कालिदास जी कहते हैं कि जो बेतवा नदी है उसको अगर तुम
प्रेम देते हैं तो वो तुम्हें तुम्हें कैसा प्रतीत कराएगी, प्रेयसी की तरह तुमसे प्रसन्न होगी, मतलब प्रेयसी मतलब प्रेमिका की तरह प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ जाती हैं। जब वो नदियों को देखते हैं तो उनको, चंचल मतलब नटखट नदियों को देखते हैं तो उन्हें ये बात याद आ जाती है, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो उनको ये सब याद आ जाता है कि जो कालिदास जी हैं उनको भी नदियों का रूप पसंद था, तभी उन्हें इतना इस चीज़ के बारे में ज्ञान था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जैसे हम लोग हैं, अगर हम उन्हें हिमालय से नहीं देखेंगे निकलते हुए तो हमारी धारणा उनके प्रति अलग होगी, और जो उन्हें हिमालय से देखेगा उनकी धारणा उनके प्रति अलग होगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि अगर हम नदियों को माता कहा है, माता कहने से पहले हम उनको किस रूप में देखें, बेटियों के रूप में देखें। और थोड़ा आगे चलिए, इनमें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, मतलब अगर इसमें हम अपनी प्रेमिका को देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसमें हम उनके साथ कैसा हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वो कौन सा स्थान है, बहन का स्थान है। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, वो लीण तिब्बत की बात कर रहे हैं। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब थी, तो सतलज के किनारे जाकर कब बैठ गए थे वो। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए उन्होंने अपने पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से उन पे थोड़ा थोड़ा असर होने लगा। और तन और मन कैसा हो गया उनका, ताज़ा हो गया, और वो क्या हो, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लगे। जब आप अपना जो पैर है वो पानी में डालकर बैठेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ क्वेश्चंस के साथ।